हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बीएचयू बीएससी मैथ और बायो ग्रुप के एंट्रेंस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और उसमें स्टूडेंट्स मैंने 15 वीडियोज बना चुका हूं। तो उसमें आप उसे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस बार बीएचयू एंट्रेंस देना चाहते हैं, या आप सीबीएसई आईसीएसई या किसी स्टेट 12th में हैं, स्टेट बोर्ड के 12th क्लास में हैं, तो आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप जेई मेन या जेई एडवांस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में है स्टूडेंट्स हम कैपेसिटेंस की थ्योरी पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है पैरेलल केस में, सिलिंड्रिकल केस में और स्फेरिकल केस में। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कैपेसिटेंस की थ्योरी देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं और सीबीएसई बोर्ड 12th के सीबीएसई बोर्ड में हैं और बीएचयू की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक स्पेशल सीरीज और भी चल रही है। सीरीज को छोड़ के एक मैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज अभी करा रहा हूँ, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूँ चैप्टर्स के। तो मैंने अभी स्टार्ट किया, तो उसमें एक ही वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो वो सीरीज भी चलेगी। तो आप उसे भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसमें से आप, या वीडियोज में जाके उससे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी तो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 15 या 16 वीडियो मिलेंगे इसके लेक्चर के बाद। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरी और देखते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टूडेंट, जो चार्ज है Q वो प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल के, V के। तो ये ध्यान रखें, पहले स्टूडेंट्स कैपेसिटर पे हम चार्ज जनरेट करते हैं। दो, मान लीजिए ये प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स। तो अगर कोई मीडियम नहीं है बीच में, तो यहाँ पे अगर आपका प्लस Q चार्ज होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना चार्ज होगा, माइनस Q। तो स्टूडेंट, जैसे हम इस तरीके से क्या करते हैं, नेट चार्ज, तो स्टूडेंट कैपेसिटर पे अगर नेट चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन स्टूडेंट पर्टिकुलर एक प्लेट पे चार्ज देखेंगे तो यही Q जो चार्ज है स्टूडेंट्स, ये प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो स्टूडेंट, Q इक्वल टू CB। तो स्टूडेंट, जैसे C इक्वल टू Q/B, तो यही C क्या है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल जैसे जैसे कम होता है कैपेसिटेंस बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स। अगर पोटेंशियल 0 हो जाए तो कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे पहले जनरेट कराएंगे कि चार्जेस को। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एक प्लेट पे, तो हम काफी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर के केस में। ये मान लीजिए चार्ज से दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव आता जाएगा और ये नेगेटिव होता जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों प्लेटों पे, और अगर मीडियम है तो वहां पे के इंक्लूड करते हैं हम फॉर्मूला में, नहीं तो हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट ही, अगर मीडियम नहीं है वहां पे कोई मीडियम, तो वहां पे हम एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ही रखते हैं फ्री स्पेस के केस में। और अगर मीडियम कंसीडर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के आएगा। इंड्यूस चार्ज जो होगा अगर हम कोई डायलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा। तो सुन, जो हमारा आपने ये फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इस फॉर्मूले का यूज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है या डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। और सुन, इसमें SI यूनिट इसकी ध्यान रखें कि पहले तो आप जाने कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, लेकिन इसे फैरेड कहते हैं। तो कहीं पे फैरेड दिया हो तो आप डाउट में ना पड़े कि कूलम पर वोल्ट नहीं दिया हुआ है, तो फैरेड की 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। तो और स्टूडेंट्स, इसकी SI यूनिट फैरेड ही होती है। जनरली स्मॉल अगर कहीं यूज करना है कैपेसिटेंस को तो माइक्रो फैरेड भी यूज करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, SI यूनिट जो कैपेसिटेंस की हो फैरेड होती है या कूलम पर वोल्ट। तो स्टूडेंट, एक यहाँ पे की पॉइंट्स आप ध्यान रखें कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है शेप, साइज और ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर्स। इट्स डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम बिटवीन देम। तो स्टूडेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, जो आप एरिया चूज कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर का, इसके एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट शेप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एरिया पे डिपेंडेंट है तो शेप से ही इसका मीनिंग है। और ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग मतलब जो ब्रिज की डिस्टेंस है इसके दोनों प्लेट्स के D, इस पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट, मीडियम रहेगा तो मैंने जैसा कि आपको बताया, तो हमारा मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अगर बीच में हम कोई डायलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ चुका है। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टूडेंट से जैसा कि मैंने आपको बताया
कि इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है और इसकी सेपरेशन डी है। तो पहले यहाँ पे ये सरफेस है, तो स्टूडेंट पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी आप देख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। मैं आपको बता दूं कैपेसिटेंस में पहले आपको मैं एक तरीका बता दूं कि आपने देखा था सी इक्वल टू क्यू बाई बी, तो चार्ज तो आपको पता ही होगा एक प्लेट पे कितना है और आपको बस पोटेंशियल निकाल लेना है। जिस अगर आपको पोटेंशियल आपके पास पोटेंशियल है तो आप जैसे ही चार्ज में पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हर केस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल गॉस थ्योरम में मैं आपको बता चुका हूँ इस सीरीज में। तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं जो कि बच्चों एंट्रेंस में आए हुए हैं, और थ्योरीज भी देख सकते हैं कि गॉस लॉ का यूज करके मैंने डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, पहले तो हम ई जानते हैं कि ई होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई, तो ई इक्वल टू हम जानते हैं ई इक्वल टू इस केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है स्टूडेंट्स। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका आएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और स्टूडेंट जैसे ही आप जानते हैं सेपरेशन डी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे है प्लस से माइनस की ओर होगा, तो ई इक्वल टू होता है बी बाई डी, तो बी इक्वल टू हो जाएगा ई डी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी। तो स्टूडेंट यही यहाँ पे देख सकते हैं आप बी प्लस माइनस बी माइनस इक्वल टू क्यू, ये ई की वैल्यू है स्टूडेंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई है तो सिग्मा तो ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और ये डी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो v आया हो गया क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसमें c इक्वल टू क्यू बाई बी, तो v की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो c की वैल्यू आ रही है एफ c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो स्टूडेंट्स अगर मीडियम हम कंसीडर करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया ये फ्री स्पेस है, अगर मीडियम कंसीडर करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाई डी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको की पॉइंट्स बताया था कि ये पहले तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और जो हमारा शेप है उस पर भी डिपेंड कर रहा है और स्पेसिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो स्फेयर के केस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना बताया था गॉस लॉ में, तो वहां से आपको पता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, आप पोटेंशियल उससे निकाल सकते हैं और पोटेंशियल जैसे ही पता चलेगा तो अगर आपको चार्जेस पता है तो आप चार्ज में डिवाइड कर देंगे अगर पोटेंशियल से, तो आपका कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो आपको कोसेंट्रिक आपका है, ये आपका ये प्लस चार्ज है, मान लीजिए माइनस चार्ज, और जो सेपरेशन है इसमें स्टूडेंट्स ये आपका R2 माइनस R1 है, क्योंकि ये R2 है और ये R1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R1 और ये R2 है, तो ये सेपरेशन हो जाएगा R2 माइनस R1, जिसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स इस सरफेस और इस सरफेस के बीच की, वो R2 माइनस R1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस रीजन के में, तो इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले जानते हैं कि इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर इसकी डिस्टेंस आर हो, पी की जो डिस्टेंस है यहाँ से आर हो, तो जो हमारा ईपी होगा वो होगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है हमें, तो v इक्वल टू हो जाएगा b प्लस माइनस बी माइनस इक्वल टू माइनस इंटीग्रल a टू b वेक्टर e डॉट dr वेक्टर। तो स्टूडेंट अगर कैलकुलेट करेंगे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पोटेंशियल के केस में q r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2। तो स्टूडेंट हमें अगर पोटेंशियल मिल गया तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस c इक्वल टू q बाई b होता है। तो हम जैसे ही पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे चार्ज को तो हमें स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। तो इसकी वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखें, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर देता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फर्दर आपसे कोई भी रेडियाई वगैरह पूछता है कैपेसिटेंस देखो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे आइसोलेटेड केस कैपेसिटेंस का। आइसोलेटेड इन द सेंस स्टूडेंट्स की आपका दूसरा जो लेयर है वो इन्फिनिटी पे हो, जो आपको तो आइसोलेटेड हो जाएगा स्टूडेंट इन द केस कि सिंगल एक लेयर हो और दूसरे को हम इन्फिनिटी पे मान रहे हैं। इफ वी एज्यूम दैट द आउटर सरफेस इज एट इन्फिनिटी वी गेट द आइसोलेटेड सिंगल स्पेयर ऑफ रेडियस r। तो r2 टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, उसी फॉर्मूले में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था स्फेरिकल केस में होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। अब स्टूडेंट्स अगर r2 इन्फिनिटी हो गया तो r2 माइनस r1 r2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि r2 तो इन्फिनिटी है, तो उसमें से अगर r1 को घटाएंगे तो r2 ही होगा, क्योंकि r2 बहुत हाई कंसीडर हुआ है यहाँ पे। तो स्टूडेंट
यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, या R अगर हमारा कोई स्पेयर है तो उस केस में, या तो हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस स्पेयर के केस में इस वैल्यू को जरूर याद रखें। और स्पेरिकल अगर डिफरेंट रेडियाई की दो कोसेंट्रिक स्पेयर दिए हुए हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। नहीं तो अगर हमारा एक सिंगल स्पेयर दिया हुआ तो उसके केस में स्टूडेंट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इस तरीके से। और यहाँ मीडियम अगर कंसीडर होगा स्टूडेंट, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं, तो स्टूडेंट अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे इस सिलिंड्रिकल केस में। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में देखिए कैपेसिटर है, जो इनर सिलेंडर है उस पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, और जो आउटर सिलेंडर है उस पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है। तो पोटेंशियल स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इस पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके उसे इंटीग्रेट करके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे। उस पोटेंशियल को जैसे ही डिवाइड करेंगे चार्ज में, जैसे उस पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो बहुत इजीली स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने इस लाइन से हमारा जो ये पॉइंट है वो P है, यहाँ किसकी डिस्टेंस R है, तो वहाँ पे EP जो वैल्यू होगी EP इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, जहाँ पे R स्टूडेंट्स रेडियस है सिलेंडर का, अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाए उसका, और स्टूडेंट्स जो आपका L है वो लेंथ है सिलेंडर की। तो स्टूडेंट्स E हमें मिल गया तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इस फॉर्मूले से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स B इक्वल्स टू B प्लस माइनस B माइनस, इस डिफरेंस ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल पता चल जाएगा। B प्लस माइनस B माइनस इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन R2 टू R1 वेक्टर E डॉट dr वेक्टर। कैलकुलेट करेंगे तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L मल्टीप्लाई ln R2 बाई R1। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई है। तो स्टूडेंट अब हम इजीली कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं सिलिंड्रिकल केस में। तो C इक्वल्स टू Q बाई B, तो यहाँ से स्टूडेंट्स Q बाई B जैसे ही आप करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को बहुत ही ध्यान रखें और R2 R1 में कंफ्यूज ना हो। R2 जो है ग्रेटर है R1 से, पहली बात तो ये है। आउटर जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियाई है R2 और R1 जो है इनर रेडियाई है, इनर सिलेंडर की रेडियाई है स्टूडेंट्स, और L जो है वो लेंथ है सिलेंडर की। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम है यहाँ पे, आप ध्यान रखें बेस E है इसका, ये भी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस है सिलेंडर के केस में हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1। तो सिर्फ यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे प्लेट्स के बीच में, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनमें फोर्स देखते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो फोर्स देखते हैं प्लेट्स के बीच में स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग रही है E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जैसा कि मैंने गॉस लॉ में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया भी था। तो वहां से आप इसे समझ सकते हैं। गॉस लॉ में मैंने हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना आपको बताया था, उससे समझ के आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो आप पोटेंशियल किस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर आपको पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। पॉजिटिव चार्ज पे उस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज E प्लस इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो होता है QE। तो स्टूडेंट जो फोर्स हमारा माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है, माइनस क्यू और E प्लस तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव की वजह से है, तो इक्वल्स टू माइनस क्यू और Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A होता है स्टूडेंट। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा फोर्स का स्टूडेंट्स प्लेट्स के बीच। तो F इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इक्वल अपोजिट लगेंगे, इसी वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग होगा स्टूडेंट्स। तो मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का स्टूडेंट वो होगा F इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। जो फोर्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स इस प्लेट के कारण, इस पे प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस वजह से माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो होगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स विथ विच द पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव प्लेट। तो स्टूडेंट इस फोर्स से ये इसे अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को, और नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट को भी इसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव प्लेट। दिस इज द फोर्स with which the positive plate attracts the negative plate और negative plate attracts the positive plate। तो स्टूडेंट यहाँ से इसी फोर्स की वजह से जो है पॉजिटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और यहाँ पे स्टूडेंट ये नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस बनता है। तो स्टूडेंट जो फोर्स है उसका आप ध्यान रखें, जो हमारा वर्क डन होगा इस केस में W इक्वल्स टू F इंटू डी, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी।
तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप सी की वैल्यू रखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, तो सी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। यहाँ से जो डब्ल्यू है वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो इसका भी ध्यान रखें, अभी फर्दर मैं इसे डिस्कस करूंगा। जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है कैपेसिटर के केस में, तो उसमें हम लोग इसे देखेंगे। तो इस तरीके से आपने मैग्नीट्यूड फोर्स का देखा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो प्लेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी जो आती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, मैंने वहाँ पे बताया आपको। तो यहाँ पे भी देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन वी कनेक्ट बैटरी, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस मान लीजिए हैं और हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो वर्क डन हो रहा है स्टूडेंट्स W इक्वल्स टू क्यू वी बाई 2 हो रहा है। ये एवरेज जब भी लेते हैं 0 टू V, हम जाते हैं मान लीजिए पहले तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब चार्ज आया तो 0 टू V, तो एवरेज जो पोटेंशियल है वो V बाई 2 हो जाता है, 0 प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो वर्क डन जो है W इक्वल्स टू क्यू V डिवाइडेड बाई 2, तो इस Q इक्वल्स टू CV, तो स्टूडेंट हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, या हम यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज करके अगर यहाँ पे V इक्वल्स टू क्यू बाई C रखते हैं तो क्यू स्क्वायर बाई 2c आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखें वर्क डन के, और स्टूडेंट यही जो वर्क डन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है कैपेसिटर के केस में। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के केस में ध्यान रखें और तीनों फॉर्मूले याद रखें, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू वी बाई 2 और हाफ CV स्क्वायर, तीनों केस में याद रखें। जैसे वैल्यू देता है उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो कैपेसिटर ऑफ C हैज अ स्टोर्ड एनर्जी, तो ये स्टोर्ड एनर्जी है स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर ऑफ C हैज अ स्टोर्ड एनर्जी, तो इसी तरीके से एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसी का ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोरेज का। तो इसे ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ये देखिए अगर B और Q के बीच कर्व है तो इस एरिया से भी आपका यहाँ से आप समझ सकते हैं QB बाई 2, तो ये ट्रायंगल का एरिया जो है आपको ये पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एरिया से भी आप देख सकते हैं V Q के बीच का एरिया है, इसको मान लीजिए कर्व है हमारा, उसका एरिया जो है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। अब स्टूडेंट एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं कैपेसिटर के केस में। तो एनर्जी डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एरिया है, डिस्टेंस D है, सेपरेशन है प्लेटों के बीच, तो U इक्वल टू जो स्मॉल u है कैपिटल U डिवाइडेड बाई ED, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट जो आएगी वो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर वगैरह रखेंगे यहाँ पे और ED सब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स। नीचे A है, AD है, इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिलेगी C की वैल्यू भी रखेंगे स्टूडेंट्स। कैपेसिटर के केस में जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखा, जिसमें हमने तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू वी बाई 2 और हाफ CV स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी जो हमारी होगी उसे हम अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली और एनर्जी डेंसिटी भी हमने देखी और पोटेंशियल एनर्जी भी हमने कैपेसिटर की देख ली। स्टूडेंट अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर हैं और उन्हें हम उनका कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा नेट कैपेसिटेंस कैसे इवेल्युएट होगा। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास पहले तो स्टूडेंट्स कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो हम इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल है उस तरीके से हम यूज करते हैं सिंबल को, तो आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे अगर इस तरीके का सिंबल देखें, क्योंकि कैपेसिटर का सिंबल है और उसमें हम डिफरेंट C1 C2 डिफरेंट कैपेसिटेंस देंगे और उसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा नेट कैपेसिटेंस कितना आता है। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस के केस में, सीरीज के केस में हमारा जो करंट है वो सेम होता है और पैरेलल के केस में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है सारे रेजिस्टेंस पे। तो स्टूडेंट कैपेसिटर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो सेम होता है सब पे, ईच कैपेसिटर हैज इक्वल चार्ज, तो सारे कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टूडेंट्स वो सेम होगा फॉर एनी वैल्यू, कोई भी कैपेसिटेंस उसकी हो लेकिन उस पे क्या होगा, चार्ज सेम होगा। तो Q क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। तो हमने पढ़ा था Q इक्वल टू CV, चार्ज तो सेम हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफर करेगा स्टूडेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ 3 कैपेसिटर लगाए हमें C1 C2 C3, तो चार्ज तो सेम है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, और यहाँ पे हमने ये कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, तो ये वोल्टेज जो है V है। तो जो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज होगा V1, इस बोल्ट पे जो वोल्टेज होगा V2 और इस पे जो वोल्टेज होगा V3, और तीनों का सम मिला के होगा V के। तो V1 अगर हम कैलकुलेट करें तो Q बाई C1, क्योंकि V इक्वल्स टू Q बाई C, V2 इक्वल्स टू Q बाई C2 और V3 इक्वल्स टू Q बाई C3। तो यहाँ पे स्टूडेंट V3 इक्वल्स टू, और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना भूल गया था, V3 इक्वल्स टू Q बाई C3।
तो स्टूडेंट V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तो और V इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, नेट जो कैपेसिटेंस होगी और चार्ज में उसे डिवाइड करेंगे तो हमें V मिलेगा, नेट कैपेसिटेंस C है। और ये B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और B3 की वैल्यू तो B1 B2 B3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो इसमें यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि Q तो सेम है स्टूडेंट, इस केस में भी हमारा जो Q है वो सेम है, उस तरीके से हमारा जो ये Q है कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/C, जो ये C नेट कैपेसिटेंस है इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा कैपेसिटेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू घट जाती है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो अगर दो कैपेसिटेंस C1 C2 हों तो जो नेट वैल्यू मिलेगी वो C1 और C2 से भी कम होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर दो कैपेसिटेंस हम लगाएं, जैसे यहाँ पे C1 C2 है, तो हम वहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली अगर B1 और B2 कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको B दिया हुआ है और C1 C2 आपको पता है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो B1 होगा B डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई C2, और B2 जो होगा B2 इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई C1। इस तरीके से इसका फॉर्मूले का यूज करके आप B1 B2 कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि Q तो सेम होगा और आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं दोनों केस में B1 B2। तो इस तरीके से, क्योंकि Q इक्वल्स टू यहाँ पे C1 B1 इक्वल्स टू C2 B2, तो ये रेशियो भी आप देख लें B1 बाई B2 इक्वल्स टू C2 बाई C1, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर C1 C2 दो कैपेसिटेंस है तो नेट कैपेसिटेंस जो C होगी, C नेट होगी C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो सुन, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखें, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए और एंट्रेंस के लिए भी। तो ये फॉर्मूला याद रखें दो कैपेसिटेंस के लिए, अगर nth कैपेसिटेंस है या 3-4 कैपेसिटेंस दी जा रही है तो ये फॉर्मूला लगाएं। और अगर आपको C1 C2 दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे पहले कैपेसिटर पे B1 पूछ रहा है या दूसरे कैपेसिटर पे B2 पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं B1 B2। तो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो सारे स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन हमने उसमें नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया और हमने B1 B2 भी कैलकुलेट किया दो कैपेसिटेंस के केस में, और दो कैपेसिटेंस के केस में C नेट भी कैलकुलेट किया जो नेट वैल्यू है कैपेसिटेंस की। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हैं और उन्हें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं उन कैपेसिटेंस को, तो हम देखते हैं हमारी कैपेसिटेंस कितनी आती है। तो स्टूडेंट इस केस में हमारा क्या होगा, जो V होगा वो सेम होगा, V सेम होगा स्टूडेंट की Q वेरी करेगा। तो डिफरेंट कैपेसिटर पे जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, इस पे Q1, उस पे Q2, इस पे Q3। तो स्टूडेंट इस तरीके नेट चार्जेस तो जीरो होते हैं एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे, बट जो एक चार्ज एक प्लेट पे होता है उसे ही हम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। तो क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो ही होता है क्योंकि दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो चार्ज पहले कैपेसिटर पे C1 पे होगा Q1 इक्वल्स टू C1B, और दूसरे पे Q2 इक्वल्स टू C2B, और तीसरे पे Q3 इक्वल्स टू C3B। तो ये तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस होंगे स्टूडेंट्स Q1 Q2 Q3। तो नेट चार्ज जो Q आएगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे V को, तो ये ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो Q यहाँ पे अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे अगर आप, तो QIV क्या दे देता है स्टूडेंट्स, आपको C नेट दे देगा। तो C नेट जो आएगा कैपेसिटेंस की जो नेट वैल्यू आएगी वो तीनों के सम के बराबर होगी, तीनों कैपेसिटेंस के C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू वो काफी इंक्रीज हो जाती है, जो कि तीनों इंडिपेंडेंटली जो C1 C2 C3 उनसे ज्यादा होगी जो C नेट की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट इस केस में जो Q है प्रोपोर्शनल टू C1 है, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखें दो कैपेसिटर के केस में। और अगर आपको Q1 कैलकुलेट करना है, जैसे दो कैपेसिटर यहाँ पे हैं आपके पास पैरेलल में, और आपने इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया है, आपने इसे किसी बैटरी भी से जोड़ा हुआ है, तो इस केस में V तो दोनों पे सेम होगा, लेकिन जो चार्जेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, तो जो टोटल चार्ज होगा Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई C1, और Q2 जो होगा QC2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और Q1 जो होगा QC1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज करके इस केस में चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर C1 पे भी और कैपेसिटर C2 से भी। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने स्टूडेंट्स पोटेंशियल कैलकुलेट किया था C1 कैपेसिटर पे या C2 कैपेसिटर पे, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंट था दोनों पे और वहाँ पे चार्जेस सेम थे। इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में स्टूडेंट B पोटेंशियल सेम है और चार्जेस डिफरेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे इस केस में Q1 Q2 पे। और स्टूडेंट अगर दो कैपेसिटर है C1 C2, तो जो C नेट होगा C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट जब हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले देखिए फ्री स्पेस था और डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर रहे हैं अगर, तो आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें पोलराइज हो जाएगा स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक।
वो तो मान लीजिए नॉन मेटालिक है वो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे उसमें, और जो पॉजिटिव यहाँ पे है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव चार्जेस इस बाउंड्रीज पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट एक चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर वो चार्ज मान लीजिए क्यूपी है तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, तो अपोजिट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक इस चार्ज इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इस केस में स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस साइड से इस साइड थी, और एक इंड्यूस चार्ज तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ क्यूपी, और यहाँ पे है माइनस क्यूपी। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्टूडेंट इस केस में जो इस वजह से ईपी इस साइड लग रही है इंड्यूस जो चार्ज की वजह से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जो कि ई नॉट है। तो स्टूडेंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ईपी। तो जो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस में, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हमारा ये मीडियम में रखा हुआ, तो ई की वैल्यू जो होगी ई नॉट बाई के होगी, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए बताया था कि अगर मीडियम में रखते हैं तो के टाइम्स हमारा डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्टूडेंट ई नॉट माइनस ईपी। तो स्टूडेंट ईपी जो होगा इस केस में आप देख रहे हैं कि सिग्मा अपॉन सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट ई नॉट यहाँ पे और 1 माइनस 1 बाई के, तो स्टूडेंट ईपी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे नॉट जाएगा और माइनस साइन लगेगा, तो ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। तो सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। तो स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस चार्ज की वो मिल जाएगी सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। तो स्टूडेंट जो हमारा प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, और जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा पी है। तो सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपको चार्ज मिलेगा इंड्यूस चार्ज उसकी वैल्यू होगी क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें, और एक बात का और ध्यान रखें, जो क्यूपी है उसकी जो साइन है, जो क्यूपी और क्यू की साइन है वो अपोजिट होंगी। तो क्यूपी इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के, क्योंकि ये स्टूडेंट इंड्यूस चार्ज है तो उसकी साइन जो है अपोजिट होगी जो हमारा प्लेट पे चार्ज है उसके। जो क्यू है वो स्टूडेंट्स ग्रेटर है क्यूपी से, और क्यूपी जो है वो लेस है क्यू से। तो स्टूडेंट जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कम होगा जो प्लेट पे चार्ज है उससे। और स्टूडेंट कंडक्टर के केस में हमारा एग्जैक्ट आप देखते हैं जो भी चार्ज इस पे होता है वही इंड्यूस होता है, तो के इन्फिनिटी होता है, तो जो क्यू होगा क्यूपी होगा वो माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे आप कंडक्टर के केस में भी ये चीजें वेरीफाई कर पा रहे हैं कि के इन्फिनिटी होता है। पहले तो ये ध्यान रखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कंडक्टर के केस में, ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट जो कंडक्टर के लिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो इन्फिनिटी होती है, के इन्फिनिटी होता है। तो के इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई के, तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जो हमारा ये क्यूपी है वो माइनस क्यू के बराबर होगा। तो कंडक्टर के केस में इक्वल और अपोजिट चार्जेज इंड्यूस्ड होते रहते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट इफेक्ट देखते हैं डाइलेक्ट्रिक का, अगर हम इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा हमारे कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक का। तो स्टूडेंट अगर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक की विड्थ थिकनेस है वो टी है और हमारा जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच वो डी है, तो हम देखते हैं कि हमारी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आती है इस केस में। अगर पूरा मीडियम भर जाए तो एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट अगर हम पार्शियली फील्ड करते हैं कैपेसिटर को पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक तो हम देखते हैं जो हमारी सी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो डी माइनस डी डैश हो जाएगा, और जो डी डैश की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो स्टूडेंट अगर पार्शियली रखेंगे तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। अगर टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं डी सेपरेशन के बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच तो सी की वैल्यू होगी वो होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो स्टूडेंट इस कभी कभी पूछा जाता है कि हम कितना ज्यादा और सेपरेशन को बढ़ा दें अगर तो कि इक्वल हो जाए उस कैपेसिटेंस के। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर इस डिस्टेंस जो इसमें आया हुआ है इतनी डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाए टी 1 माइनस 1 बाई के तो जो हमारा सी है वो उतने के ही बराबर हो जाएगा जितना कि सी विदाउट डाइलेक्ट्रिक था। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो बढ़ जा रही है, तो जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। बाकी मैं बहुत सारे की पॉइंट्स आपको बताऊंगा हर पॉइंट पे कि पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, चार्जेस पे क्या असर पड़ेगा, कौन सी वैल्यू कैसे इफेक्ट होगी।
अभी तो आप जानते हैं कि अगर पूरा मीडियम फिल है तो सी की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, तो के से मल्टीप्लाई हो जाता है। स्टूडेंट्स एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के यूज कर लेते हैं अगर फुल्ली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक से। लेकिन पार्शियली फिल्ड है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। कंडक्टर के केस में के इन्फिनिटी होता है, तो एक केस और यहाँ पे देखें, अगर टी थिकनेस का कंडक्टर रख देते हैं तो आपकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो स्टूडेंट ये स्पेशल केस है, इसे ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट अगर आपका पूरा फिल कर देते हैं T1 प्लस टू डिफरेंट थिकनेस रख के और पूरा फिल कर देते हैं इस डी सेपरेशन को, तो अगर मान लीजिए T1 T2 T3 है तो C हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 S1। इस तरीके से थिकनेस सेम हो सबकी, अगर सबकी थिकनेस सेम हो T1 T2 T3 की, तो डी बाई एन हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो सी की वैल्यू जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की हो जाएगी एन एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट में 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 S1 1 बाई K। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अगर डायरेक्ट्रिक फिल करते हैं तो फुल फिल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के बाई डी हो जा रहा है, क्या एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के यूज कर ले रहे हैं, तो हमें उस तरीके से मैनेज करना होगा कि डी माइनस टी प्लस टी बाई के सी जो है वो इस तरीके से हमें पार्शियली फील्ड के लिए देखना होगा। बाकी हमें यहाँ पे के अगर कंडक्टर के केस में, स्पेशल केस मैंने यहाँ पे बताया है, तो सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। और इन दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया किसी की वैल्यू अगर डिफरेंट थिकनेस से फिल कर दिया और सेम थिकनेस से कर दिया जाए तो किस तरीके से हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटेंस बताया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बताया कैपेसिटर के केस में, और डिफरेंट स्पेयर के केस में और सिलेंडर के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू बताई, और स्टूडेंट नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं सीरीज और पैरेलल केस में, वो भी हमने देखा। और फर्दर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट करते हैं तो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज आता है, उसको भी हमने कैलकुलेट किया। और पर्टिकुलरली कंडक्टर के केस में देखा कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है वो नेट चार्ज पे इक्वल और अपोजिट इंड्यूस्ड हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो इंसर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक, अगर पार्शियली फिल कर रहे हैं या फुल्ली फिल कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने फुल्ली ये वीडियो कैपेसिटर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत अच्छे से कैपेसिटेंस की थ्योरी को समझ पाए होंगे और आपने अच्छे से फॉर्मूले को भी समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और की पॉइंट्स बताऊंगा, और जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ स्टूडेंट्स उसमें भी मैं सारे की पॉइंट्स बताता रहता हूँ। तो स्टूडेंट सारी वीडियो जो भी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड दिख रही हूँ उन्हें आपको देखिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में और एंट्रेंस एग्जाम्स, हर जगह पे आपको हेल्प मिलेगा। तो हर जगह मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो की पॉइंट्स हैं आपको बता दिए जाएं, जिससे आपके लिए हर जगह पे वो हेल्पफुल हो। तो सुनिए, बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि बीएचयू एंट्रेंस के लिए है, ये सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी, नीट या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो स्टूडेंट अगर आप 12th में और फास्टली रिवाइज करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं आएगा। और स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से जुड़ के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए कोई वीडियोज बनाता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद।